नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश। हाँ बिल्कुल। यूपी जो हमेशा से भारतीय राजनीति और समाज का एक अहम हिस्सा रहा है। और ख़ास तौर पर हम योगी आदित्यनाथ के शासनकाल को देखेंगे। पिछले कुछ सालों में राज्य में क्या बदला है, क्या नहीं बदला है, और भविष्य के लिए जो बड़े बड़े लक्ष्य रखे गए हैं उन पर भी नजर डालेंगे। हमारी ये पूरी चर्चा आधारित है डेमोक्रेसी फॉर नेपाल ब्लॉग पर प्रकाशित कुछ काफ़ी डिटेल्ड लेखों पर। जी, उन लेखों में योगी आदित्यनाथ के दौर का एक तरह से पूरा विश्लेषण करने की कोशिश की गई है। और उसमें यूपी को 2050 तक सोचिए $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो रोड मैप है, हाँ, वो काफी महत्वाकांक्षी योजना है। और उस पर भी बात की गई है कि कैसे टेक्नोलॉजी और खासतौर शिक्षा इसमें अहम रोल निभा सकती हैं। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन लेखों से जो मुख्य बातें हैं, जो इंसाइट्स हैं, उन्हें सामने लाएं, यूपी की इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी को समझें। बिल्कुल, मतलब क्या उपलब्धियां रहीं, चुनौतियां क्या हैं या थीं, और आगे क्या दिशा दिखती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल उत्तर प्रदेश के सफर की। जरूर। तो कहानी शुरू होती है 2017 से, जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री का पद संभाला। हाँ, अजय मोहन सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने तक का उनका सफर और फिर मुख्यमंत्री बनना काफी चर्चा में रहा। और एक दिलचस्प बात यह भी है, जैसा कि लेख बताते हैं, कि वो यूपी के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया। अच्छा, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है यूपी के लिए। और लेखों के मुताबिक उनके शासन के 3 मुख्य स्तंभ माने जा सकते हैं। एक तो हिंदुत्व विचारधारा, जिस पर वो हमेशा से जोर देते रहे हैं। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन पर, मतलब प्रशासन पर एक मजबूत पकड़, एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। और तीसरा राज्य की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाना, एक इकोनॉमिक रिवाइवल। ठीक है। तो 2017 में जब उन्होंने सत्ता संभाली, तब उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? मतलब विरासत में उन्हें क्या मिला था? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेख इसी पृष्ठभूमि पर जोर देते हैं। 2017 में यूपी की छवि आप कह सकती हैं काफी हद तक बीमारू राज्य वाली थी। बीमारू मतलब बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा के साथ गिना जाता था। बिल्कुल, पिछड़ेपन का एक प्रतीक माना जाता था। और सबसे बड़ी चुनौती जो लेख गिनवाते हैं वो थी कानून व्यवस्था की। लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, ये तो हमेशा से यूपी के साथ जुड़ाव मुद्दा रहा है। सही। संगठित अपराध, माफिया नेटवर्क का जोर और सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं भी मतलब आम थीं। आंकड़े क्या कहते हैं इस बारे में? लेखों में एक अंदाजा दिया गया है कि 2016 में, यानी योगी सरकार आने से ठीक पहले, 4800 से ज्यादा हत्याएं हुई थीं। और करीब 13,000 बलात्कार के मामले दर्ज हुए थे। ये आंकड़े अपने आप में काफी कुछ कहते हैं। और कुछ खास इलाके थे जो ज्यादा बदनाम थे। हाँ, कुछ जिलों का जिक्र आता है, जैसे गाजीपुर, आजमगढ़, उधर पश्चिम में मेरठ। इनकी छवि तो ऐसी बन गई थी कि लोग मजाक में या गंभीरता से जंगल राज तक कहने लगे थे। तो ये तो हुई कानून व्यवस्था की बात। आर्थिक मोर्चे पर क्या हाल था? देखिए, जब लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो उसका सीधा असर इकोनॉमी पर पड़ता है। निवेश नहीं आता, कारोबार ठप हो जाता है। सही। तो अर्थव्यवस्था भी काफी सुस्त थी। राज्य की जो कुल आर्थिक पैदावार है, जीएसडीपी, वो 2017 में करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए थी। डॉलर में देखें तो लगभग $150 बिलियन। $150 बिलियन। और प्रति व्यक्ति आय? वो बहुत कम थी, करीब 47,000 रुपए सालाना, जो उस समय के राष्ट्रीय औसत का लगभग आधा ही था। आधा? मतलब आम आदमी की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। बिल्कुल। और रोजमर्रा की दिक्कतें भी थीं, जैसे बिजली की भारी कटौती। गांव में तो और भी बुरा हाल था। सड़कें खराब थीं, भ्रष्टाचार की शिकायतें आम थीं। कारोबार करने में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें कहाँ था यूपी? उसमें भी काफी पीछे था। लेख बताते हैं कि देश में 14वें नंबर पर था यूपी। मतलब नया बिजनेस शुरू करना या चलाना आसान नहीं था। तो कानून व्यवस्था खराब, अर्थव्यवस्था सुस्त, सामाजिक और प्रशासनिक चुनौतियां भी रही होंगी। हाँ, वो भी थीं। राजनीति में जाति और धर्म का गठजोड़ बहुत हावी था, जो शायद आज भी है, लेकिन तब और ज्यादा खुलकर सामने आता था। सरकारी मशीनरी, मतलब ब्यूरोक्रेसी, काफी सुस्त मानी जाती थी। रेड टेपिज्म बहुत था। और शिक्षा, स्वास्थ्य, इन जरूरी सेक्टर्स में भी यूपी काफी पिछड़ा हुआ था। स्कूलों के हालात, अस्पतालों की सुविधाएं, ये सब बड़े सवाल थे। तो कुल मिलाकर 2017 में जो यूपी योगी आदित्यनाथ को मिला, वो चुनौतियों का एक पहाड़ था। ये तस्वीर तो वाकई काफी चुनौतीपूर्ण लगती है। तो इस मुश्किल बैकग्राउंड से निकलकर पिछले करीब 7-8 सालों में सबसे बड़े बदलाव कहाँ दिखे?
लेख किन चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं? देखिए, लेखों में सबसे प्रमुख उपलब्धि के तौर पर कानून व्यवस्था में सुधार को गिनाया गया है। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले। हाँ, सरकार ने आते ही क्राइम और क्रिमिनल्स के खिलाफ एक जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। मतलब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका तर्क क्या था इसके पीछे? उनका मानना था, जैसा लेख बताते हैं, कि अगर राज्य में सुरक्षा और शांति का माहौल नहीं होगा तो ना तो निवेश आएगा, ना ही कोई आर्थिक विकास हो पाएगा। मतलब लॉ एंड ऑर्डर इज प्री रिक्विजिट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहीं से वो बुलडोजर बाबा वाली छवि भी उभरी, है ना? बिल्कुल, ये शब्द बहुत चला। लेखों में इसका जिक्र है कि सरकार ने अपराधियों, खासकर माफियाओं पर बहुत सख्ती दिखाई। आंकड़े दिए गए हैं कि 180 से ज्यादा कथित अपराधी पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए। 180 से ज्यादा? हाँ, और इसके अलावा जो अवैध तरीके से संपत्ति बनाई गई थी माफियाओं द्वारा, उस पर खूब एक्शन हुआ। करीब 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की ऐसी संपत्ति या तो जब्त की गई या फिर उस पर बुलडोजर चलाया गया। अच्छा, तो ये एक्शन जमीनी स्तर पर दिखा? हाँ, और इसी सख्त कार्रवाई ने, खासतौर पर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई ने उन्हें बुलडोजर बाबा का निकनेम दिया। तो क्या आंकड़ों में भी अपराध कम हुआ? क्योंकि परसेप्शन एक बात है, आंकड़े दूसरी। जी, लेख 2016 के आंकड़ों की तुलना 2024 के अनुमानित आंकड़ों से करते हैं और दिखाते हैं कि अपराधों में काफी कमी आई है। जैसे डकैती जैसे गंभीर अपराध जो पहले होते थे वो अब लगभग खत्म हो गए हैं। संख्या 2735 से घटकर सिर्फ 11 रह गई, ऐसा दावा है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, लूटपाट की घटनाएं भी करीब 6000 से घटकर 1450 के आसपास आ गईं। हत्या के मामलों में भी करीब 45% की कमी बताई गई है। और महिलाओं के खिलाफ अपराध, उस पर भी काफी फोकस रहता है। जी, उसमें भी 30 से 40% तक की कमी का दावा किया गया है। इसके लिए कुछ खास कदम भी उठाए गए, जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए गए, महिला हेल्पलाइन 1090 को और मजबूत किया गया। तो पुलिस फोर्स को भी अपग्रेड किया गया होगा इस दौरान। हाँ, बिल्कुल, पुलिस का मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण एक बड़ा फोकस एरिया रहा। 1.5 लाख से ज्यादा नई भर्तियां की गई पुलिस फोर्स में। 1.5 लाख? काफी बड़ी संख्या है ये। जी, इससे पुलिस बल में जवानों की कमी कुछ हद तक पूरी हुई। फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया गया। साइबर क्राइम से निपटने के लिए हर जोन में स्पेशल यूनिट्स बनाई गईं। और शहरों में? बड़े शहरों में खासतौर पे जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आ रहे हैं, वहां इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। ड्रोन से निगरानी शुरू हुई। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी शुरू किया गया। तो दावा ये है कि यूपी पुलिस अब ज्यादा मॉडर्न और इक्विप्ड है? हाँ, लेखों में ये दावा किया गया है कि यूपी पुलिस अब देश की सबसे आधुनिक और टेक्निकली एडवांस्ड पुलिस बलों में से एक बन गई है। लेकिन जब इतनी सख्ती होती है, मुठभेड़ें होती हैं, तो मानवाधिकारों को लेकर सवाल भी उठते हैं। लेख इस बारे में क्या कहते हैं? ये एक बहुत संवेदनशील पहलू है। हाँ, और लेख इस पहलू को नजरअंदाज नहीं करते। वो बताते हैं कि कई मानवाधिकार संगठनों और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने इन पुलिस मुठभेड़ों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इन्हें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स या एनकाउंटर कल्चर कहा गया। तो चिंताएं क्या हैं मुख्य रूप से? चिंता ये है कि क्या ये मुठभेड़ें वास्तविक थीं या कहीं कानून को हाथ में तो नहीं लिया जा रहा था? क्या ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया? ये सवाल उठाए गए हैं। और अपराध के आंकड़े कम होने पर भी कुछ सवाल हैं? हाँ, कुछ विश्लेषक ये भी कहते हैं कि आंकड़े कम दिखने का एक कारण ये भी हो सकता है कि शायद लोग पुलिस के डर से या किसी और वजह से शिकायतें ही कम दर्ज करा रहे हों। मतलब अंडर रिपोर्टिंग का इशू। अच्छा, ये भी एक संभावना है। तो लेखों का निचोड़ इस मामले में यही निकलता है कि जहां एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और अपराध कम हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी जरूरी है कि नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें और पुलिस अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है। बिल्कुल, सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच का संतुलन ये हमेशा से एक चुनौती रही है। खैर, कानून व्यवस्था से आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं आर्थिक मोर्चे पर। यहाँ भी बड़े बदलावों के दावे किए जाते हैं। हाँ, अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आया है उसे योगी सरकार अपनी दूसरी बड़ी उपलब्धि मानती है। क्या है मुख्य दावे? सबसे बड़ा दावा तो यही है कि उत्तर प्रदेश अब भारत की दूसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था बन गया है। इसने महाराष्ट्र के बाद कई बड़े राज्यों जैसे तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, इनको पीछे छोड़ा है जीएसडीपी के मामले में। दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ये तो बहुत बड़ा दावा है। 2017 में तो 14वें नंबर पर था। नहीं, 14वें नंबर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में था। जीएसडीपी के साइज में शायद 5वें या 6ठे नंबर पे रहा होगा, लेकिन अब दूसरे पे आ गया, ऐसा दावा है। अच्छा, जीएसडीपी के आंकड़े क्या हैं? 2017 में जो जीएसडीपी करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए थी, वो 2024 तक बढ़कर 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। मतलब लगभग डबल हो गई 7 साल में। डबल?
हाँ, और अनुमान यह है कि 2025 खत्म होते होते ये 32 लाख करोड़ रुपए यानी करीब $380 बिलियन तक पहुंच सकती है। तो ग्रोथ रेट काफी तेज रही है। जी, औसत सालाना बढ़ोतरी करीब 8.9% रही है, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफी तेज है। ये लेखों में बताया गया है। इसका असर आम आदमी की आय पर, गरीबी पर कितना पड़ा? देखिए, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। जो 47,000 रुपए थी 2017 में, वो अब बढ़कर 2025 तक लगभग 1 लाख रुपए होने का अनुमान है। ये भी डबल से ज्यादा हो गई। हाँ, और गरीबी कम करने को लेकर भी बड़े दावे हैं। लेख कहते हैं कि सरकारी योजनाओं जैसे गांव में बिजली पहुंची, उज्ज्वला योजना, मुफ्त राशन मिला कोरोना काल में, और उसके बाद भी आवास योजना वगैरह, इन सब की वजह से करीब 3.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में मदद मिली है। 3.5 करोड़, ये नीति आयोग का आंकड़ा है शायद। हाँ, लेखों में नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का हवाला दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं निवेश की, क्योंकि अर्थव्यवस्था तभी बढ़ेगी जब निवेश आएगा। उसका माहौल कैसे बदला? निवेश को आकर्षित करने पर बहुत जोर दिया गया। सरकार ने नीतियां बदली, प्रक्रियाएं आसान की, और इसका एक बड़ा शोकेस था 2023 में हुआ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट लखनऊ में। हाँ, उसकी काफी चर्चा हुई थी। कितने निवेश प्रस्ताव आए थे उसमें? लेखों के अनुसार उस समिट में करीब 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले थे। ये MOU साइन हुए थे। 40 लाख करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। किन सेक्टर्स में ज्यादा रुचि दिखाई निवेशकों ने? कई सेक्टर्स में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस और एरोस्पेस, रिन्यूएबल एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स, टूरिज्म, कई नए और पुराने सेक्टर्स में। लेकिन ये तो प्रस्ताव थे, क्या ये सब जमीन पर उतरे? देखिए, लेख इस पर थोड़ी सावधानी बरतते हैं। वो कहते हैं कि सारे MOU हकीकत में बदल जाएं, ये जरूरी नहीं होता, इसमें समय लगता है। लेकिन इससे एक माहौल जरूर बना, निवेशों का भरोसा बढ़ा, और इसी का असर शायद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग पर पड़ा। बिल्कुल। यूपी जो 2017 में 14वें नंबर पर था, वो सुधर कर अब देश में दूसरे नंबर पर आ गया है। मतलब प्रक्रियाएं सरल हुई हैं, परमिट लेना आसान हुआ है, सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है। तो मतलब बिजनेस करना पहले से आसान हुआ है यूपी में। हाँ, ऐसा माना जा रहा है। कम से कम रैंकिंग तो यही दिखाती है। ठीक है, अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर। सड़कें, बिजली, एयरपोर्ट्स, इसमें तो काफी काम दिखने की बात होती है ना? हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योगी सरकार का एक बहुत बड़ा फोकस एरिया रहा है। और ये दिखता भी है। सबसे ज्यादा चर्चा तो एक्सप्रेसवेज की होती है। बिल्कुल। एक्सप्रेसवे का एक जाल सा बिछाया गया है। 6 एक्सप्रेसवे तो अब चालू हो चुके हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पहले से था। आगरा लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गोरखपुर लिंक, गंगा एक्सप्रेसवे पर काम तेजी से चल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे तो बहुत लंबा है शायद। हाँ, मेरठ से प्रयागराज तक कुल मिला के 11 और एक्सप्रेसवे या तो बन रहे हैं या पाइपलाइन में है। दावा यह है कि जल्द ही यूपी देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाला राज्य बन जाएगा। कनेक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है। एयरपोर्ट्स का क्या हाल है? एयरपोर्ट्स की संख्या भी काफी बड़ी है। पहले गिनती के एयरपोर्ट्स थे, अब 11 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं, जिनमें 4 इंटरनेशनल हैं: लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और अब अयोध्या। अयोध्या वाला नया बना है। जी, और जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जो देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसके अलावा 17 और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स बनाने या अपग्रेड करने की योजना है। तो हवाई कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है। और रेल कनेक्टिविटी? रेल में भी काम हुआ है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, और एक बड़ा प्रोजेक्ट है RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। हाँ, दिल्ली मेरठ वाली रैपिड रेल। बिल्कुल, उसका पहला फेज चालू भी हो गया है। ये NCR से यूपी के शहरों को जोड़ने में बहुत मददगार होगी। और बिजली, वो जो पहले कटौती की शिकायतें थीं? दावा यह है कि अब स्थिति बहुत सुधर गई है। सभी 75 जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली सप्लाई का दावा किया जाता है। गांव में भी सप्लाई के घंटे काफी बढ़े हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पर काफी काम हुआ है। तो इंफ्रा पर वाकई बड़ा पुश है। अब आते हैं रोजगार पर, क्योंकि विकास का मतलब रोजगार भी होता है। उसका क्या स्टेटस है? देखिए, रोजगार एक मुश्किल सवाल है, और इस पर दावे और जवाबी दावे दोनों होते हैं। सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए लेख बताते हैं कि पिछले 7-8 सालों में 8 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई हैं। 8 लाख सरकारी नौकरियां? हाँ, और निजी क्षेत्र में, मतलब प्राइवेट सेक्टर में, करीब 1.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, ऐसा सरकार का दावा है। ये निवेश और नई इंडस्ट्रीज आने से हुआ है। लेकिन बेरोजगारी दर कितनी है? लेखों में बेरोजगारी दर अब भी लगभग 7-8% के आसपास बताई गई है। तो ये एक चुनौती तो बनी हुई है। हाँ, खासकर युवा बेरोजगारी। बिल्कुल, उसको एड्रेस करना अभी भी एक बड़ा टास्क है। खेती किसानी के लिए कुछ खास हुआ, क्योंकि यूपी एक कृषि प्रधान राज्य भी है। हाँ, खेती के लिए भी योजनाएं चली हैं। सिंचाई की सुविधा बढ़ाई गई है।
लेकिन एक योजना जिसकी काफी तारीफ हुई है वो है ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अच्छा, एक जिला एक उत्पाद। ये क्या है? इसमें हर जिले के किसी एक खास पारंपरिक उत्पाद को चुना गया है और उसे प्रमोट किया जा रहा है। उसकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट में मदद की जा रही है। जैसे कुछ उदाहरण। जैसे मुरादाबाद का पीतल का काम, भदोई के कालीन, लखनऊ की चिकनकारी, कन्नौज का इत्र, अलीगढ़ के ताले, फिरोजाबाद का कांच का सामान। ऐसे 75 जिलों के 75 उत्पाद। इससे लोकल कारीगरों को फायदा हुआ होगा। हाँ, माना जाता है कि इससे लोकल इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिला है और इन प्रोडक्ट्स को देश विदेश में नई पहचान मिली है। तो ये जो पूरा बदलाव दिख रहा है, लॉ एंड ऑर्डर, इकोनॉमी, इंफ्रा, ODOP, इसके पीछे सरकार चलाने का तरीका, मतलब गवर्नेंस मॉडल क्या रहा है? लेख इस पर क्या कहते हैं? लेख इसे अक्सर डबल इंजन सरकार के मॉडल के तौर पर देखते हैं। डबल इंजन मतलब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने का फायदा। हाँ, बिल्कुल। केंद्र की योजनाएं और राज्य की योजनाओं के बीच बेहतर तालमेल, फंड्स का स्मूथ फ्लो, ये सब उसके फायदे गिना जाते हैं। और रणनीति क्या रही है गवर्नेंस की? रणनीति काफी साफ दिखती है, जैसा लेखों से पता चलता है। पहला स्टेप, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करो ताकि स्थिरता आए। दूसरा स्टेप, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करो, सरकारी कामकाज को सुधारो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, जैसे सब कुछ ऑनलाइन करना, ई-गवर्नेंस। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाओ, मेरिट पर जोर दो। तीसरा, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, सड़कें, बिजली, एयरपोर्ट्स। इससे निवेश आएगा और लॉजिस्टिक्स सुधरेगा। चौथा, वेलफेयर स्कीम्स चलाओ, गरीबों और जरूरतमंदों तक सीधी मदद पहुंचाओ, जैसे मुफ्त राशन, आवास योजना, आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस। और पांचवा, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद पर भी जोर दो, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विकास है। हाँ, इनका काफी प्रभाव रहा है। और 2019 का प्रयागराज कुंभ मेला भी, जिसे बहुत बड़े स्तर पर आयोजित किया गया था, लेखों में जिक्र है कि उसमें रिकॉर्ड 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे। इसने भी यूपी की छवि बदली। तो लॉ एंड ऑर्डर, रिफॉर्म्स, इंफ्रा, वेलफेयर और कल्चर, ये 5 पिलर हुए मोटे तौर पर। हाँ। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी कार्यशैली कैसी बताई गई है, उनका पर्सनल स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग? लेख उनकी कार्यशैली की तुलना अक्सर एक CEO से करते हैं। CEO? कैसे? मतलब वो बहुत हैंड्स ऑन है, खुद हर चीज की बारीकी से निगरानी करते हैं, रोजाना कई मीटिंग्स करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे अफसरों से जुड़ते हैं। अच्छा, अचानक कहीं भी दौरे पर पहुंच जाते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं, अनुशासन पर बहुत जोर देते हैं और काम को डेलीगेट करने के बजाय काफी कुछ अपने कंट्रोल में रखते हैं। तो एक सख्त प्रशासक वाली छवि है। हाँ, बिल्कुल। एक सख्त प्रशासक जो नौकरशाही को भी दौड़ाता है, उनसे काम लेता है, ये छवि बनी है उनकी। तो अगर हम आज मान लीजिए 2024-25 के आसपास खड़े होकर देखें, तो यूपी कहाँ नजर आता है इन सब बदलावों के बाद? लेखों के अनुसार 2024-25 तक यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले से काफी बेहतर बताई जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव दिख रहा है। पर्यटन का क्या हाल है? पर्यटन, खासकर धार्मिक पर्यटन, एक बहुत बड़ा सेक्टर बनकर उभरा है। अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज, इन जगहों पर टूरिस्ट की संख्या बहुत बड़ी है। स्मार्ट सिटीज भी बन रही हैं? हाँ, 7 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, वहाँ भी इंफ्रा और सिविक एमेनिटीज पे काम हो रहा है। लेकिन चुनौतियां भी होंगी अभी। बिल्कुल। जैसा हमने बात की, रोजगार सृजन अभी भी एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खासकर क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर में, अभी भी काफ़ी सुधार की गुंजाइश बताई जाती है। रीजनल डिस्पैरिटी, मतलब पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी या बुंदेलखंड के बीच विकास का अंतर, वो भी एक मुद्दा है। और राजनीतिक तौर पर योगी आदित्यनाथ का कद कैसा बताया गया है? राजनीतिक तौर पर लेख उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के बाद बीजेपी के सबसे प्रभावशाली और ताकतवर नेताओं में से एक मानते हैं। उनका कद राष्ट्रीय राजनीति में काफी बड़ा है। तो ये तो हुई अब तक की कहानी। चलिए अब भविष्य की ओर देखते हैं। एक टर्म बहुत सुनने में आता है, विकसित यूपी 2047। ये क्या विजन है? ये यूपी सरकार का एक लॉन्ग टर्म विजन है, जो भारत सरकार के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है। लक्ष्य क्या है इसमें? लक्ष्य है कि 2047 तक, जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, तब तक उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य बन जाए। और इसके लिए कुछ बड़े आर्थिक लक्ष्य रखे गए हैं। जैसे? पहला बड़ा लक्ष्य है कि 2027-28 तक, मतलब अगले 3-4 सालों में ही, यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना। $1 ट्रिलियन?
अभी आप बता रहे थे कि 2025 तक 380 बिलियन का अनुमान है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा जंप है। इसके लिए बहुत तेज ग्रोथ चाहिए होगी। और 2047 तक? 2047 तक का लक्ष्य $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का रखा गया है। 6 ट्रिलियन? जी। लेकिन एक और रोड मैप का जिक्र लेखों में मिलता है जो शायद इससे भी ज्यादा महत्वाकांक्षी है। वो है 2050 तक यूपी को $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। $10 ट्रिलियन 2050 तक? ये तो मतलब आज के भारत की पूरी अर्थव्यवस्था से भी 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। हाँ, ये लक्ष्य सुनने में लगभग अकल्पनीय लगता है। बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी है। तो क्या लेख बताते हैं कि इस पहाड़ जैसे लक्ष्य पर चढ़ने का रास्ता क्या होगा? ये कैसे संभव होगा? देखिए, लेख पहले तो यही बताते हैं कि ये कितना मुश्किल है। आज यूपी की अर्थव्यवस्था, जैसा हमने कहा, FY26 तक शायद $360 बिलियन के आसपास होगी। यहां से $10 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए अगले करीब 25 सालों तक हर साल लगातार 14 से 15% की वास्तविक आर्थिक विकास दर यानी रियल जीडीपी ग्रोथ रेट चाहिए होगी। 14-15% लगातार 25 साल तक? ये तो दुनिया में शायद ही किसी ने अचीव किया हो। बिल्कुल, ये बहुत ही असाधारण ग्रोथ रेट है जिसे इतने लंबे समय तक बनाए रखना लगभग नामुमकिन सा लगता है। फिर भी इस लक्ष्य को पाने के लिए एक रोड मैप बनाया गया है जिसमें 5 मुख्य रास्ते या पाथवे सुझाए गए हैं। अच्छा, ये 5 रास्ते कौन कौन से हैं? पहला रास्ता है स्मार्ट और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मतलब खेती को आधुनिक बनाना, उसमें नई टेक्नोलॉजी, एग्रीटेक का इस्तेमाल करना और साथ ही पर्यावरण का भी ध्यान रखना। ठीक है। दूसरा है जीवन पर्यंत शिक्षा और मानव पूंजी का विकास, मतलब लोगों को लगातार पढ़ाना, उन्हें नए हुनर सिखाना ताकि वो भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार हों। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। तीसरा है टेक्नोलॉजी पर आधारित उद्योग, सेवाएं और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंडस्ट्री 4.0, AI, IoT इन सब का इस्तेमाल करना मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में, और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्मार्ट बनाना। चौथा रास्ता है स्वास्थ्य और वेलनेस को एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, मतलब हेल्थ केयर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल टूरिज्म, वेलनेस सेंटर्स इन सब पर फोकस करना। और पांचवा रास्ता है समावेशी विकास और वैश्विक दक्षिण के साथ एकीकरण, मतलब विकास का फायदा समाज के हर वर्ग तक, हर इलाके तक पहुंचे और यूपी दुनिया के दूसरे विकासशील देशों, ग्लोबल साउथ के साथ व्यापार और सहयोग बढ़ाए। तो ये 5 रास्ते हैं: कृषि, शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य और समावेश। इसमें टेक्नोलॉजी और शिक्षा की भूमिका तो बहुत ही सेंट्रल लग रही है। बिल्कुल। लेख इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं कि ये $10 ट्रिलियन का सपना बिना टेक्नोलॉजी और बिना अच्छी शिक्षा के पूरा हो ही नहीं सकता। किस तरह की टेक्नोलॉजी की बात हो रही है? देखिए, ये आज की और भविष्य की, मतलब 2050 तक आने वाली लगभग हर कटिंग एज टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और मशीन लर्निंग, अपने आप चलने वाले सिस्टम्स, ऑटोनोमस सिस्टम्स जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स या ड्रोन्स, एडवांस कंप्यूटिंग जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग भी शामिल है। क्वांटम कंप्यूटिंग? हाँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, जहां सब मशीनें आपस में जुड़ी होंगी, बायोटेक्नोलॉजी और जीनोमिक्स, नए तरह के एडवांस्ड मटेरियल्स और ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज जैसे सोलर, विंड, हाइड्रोजन फ्यूल, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्मार्ट ग्रिड्स, स्मार्ट सिटीज और हेल्थ टेक, मतलब स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ये तो पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया ही बदल देने वाली चीजें हैं। जी, और लेख कहते हैं कि यूपी को इन सभी टेक्नोलॉजीज में लीडर बनना होगा, या कम से कम इन्हें बड़े पैमाने पर अपनाना होगा अगर उसे $10 ट्रिलियन तक पहुंचना है। लेकिन लेख ये भी कहते हैं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ले आना काफी नहीं होगा। ये बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी। हाँ, और यही इन लेखों का सबसे क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट है। उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी अपने आप में कुछ नहीं करती, वो तो सिर्फ एक टूल है, एक औजार है। असली चीज है उस टेक्नोलॉजी को चलाने वाला, उसे समझने वाला, उसे अपनाने वाला और उससे भी आगे बढ़कर उसमें कुछ नया करने वाला, इनोवेशन करने वाला इंसान, यानी मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल। एग्जैक्टली। और ये मानव पूंजी कैसे तैयार होगी? शिक्षा से। लेकिन ये सिर्फ स्कूल कॉलेज वाली डिग्री वाली शिक्षा नहीं है। लेख सार्वभौमिक और जीवन पर्यंत शिक्षा, यूनिवर्सल एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करते हैं। सार्वभौमिक और जीवन पर्यंत, इसका क्या मतलब है? थोड़ा और समझाएंगे? सार्वभौमिक, यूनिवर्सल का मतलब है कि शिक्षा सब तक पहुंचे, हर नागरिक तक, चाहे वो शहर में रहता हो या गांव में, महिला हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब। कम से कम बुनियादी शिक्षा और आज के जमाने के लिए जरूरी डिजिटल साक्षरता सबके पास होनी चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए।
और जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत का मतलब है कि सीखना कभी बंद ना हो। आज दुनिया और टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि जो आपने आज सीखा है वो शायद 5-10 साल में पुराना हो जाए। हाँ, ये तो है। तो लोगों को लगातार नई चीजें सीखनी होंगी, अपने हुनर को अपडेट करना होगा, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग, रिटायरमेंट तक सीखते रहना होगा। इसीलिए इसे जीवन पर्यंत शिक्षा कहा गया है। इसके लिए कोई खास मॉडल या प्लेटफॉर्म का जिक्र है? लेखों में एक उदाहरण के तौर पर यूपी स्किल्स क्लाउड जैसे किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का आइडिया दिया गया है, जहां लोग अपनी जरूरत के हिसाब से ऑनलाइन कोर्सेज कर सकें, नए स्किल सीख सकें। अच्छा, तो टेक्नोलॉजी और शिक्षा ये दोनों साथ साथ चलेंगे? बिल्कुल, एक के बिना दूसरा अधूरा है। टेक्नोलॉजी बिना स्किल्ड लोगों के बेकार है और स्किल्ड लोग बिना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पीछे रह जाएंगे। तो यूपी में इस टेक्नोलॉजी को अलग-अलग सेक्टर्स में कैसे इस्तेमाल करने की बात कही गई है? कुछ ठोस उदाहरण है लेखों में? हाँ, कई उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कृषि में, जिसकी हमने बात की, हाँ, स्मार्ट एग्रीकल्चर। उसमें सेंसर्स, आईओटी डिवाइसेस, एज एआई और ड्रोन्स की मदद से प्रिसिजन फार्मिंग की जा सकती है। मतलब खेत के किस हिस्से में कब कितना खाद, कितना पानी देना है, ये बिल्कुल सटीक तरीके से पता चल सकता है। इससे बर्बादी कम होगी। बिल्कुल, रिसोर्स एफिशिएंसी बढ़ेगी। फिर डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके पूरी सप्लाई चेन को बेहतर बनाया जा सकता है। फसल कब बोनी है, कब काटनी है, कहाँ बेचनी है, ताकि अच्छा दाम मिले। बायोटेक से बेहतर किस्म के बीज या बीमारियां रोकने के तरीके विकसित किए जा सकते हैं। और उद्योग और सेवाओं में? इंडस्ट्री में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन का इस्तेमाल बढ़ेगा। एआई का इस्तेमाल क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी के लिए हो सकता है। किसी पूरी फैक्ट्री या सप्लाई चेन का एक डिजिटल ट्विन बनाया जा सकता है। डिजिटल ट्विन वो क्या होता है? मतलब किसी फिजिकल चीज का कंप्यूटर पर हूबहू वर्चुअल मॉडल बनाना। फिर आप उस वर्चुअल मॉडल पर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि रियल वर्ल्ड में क्या सुधार किए जा सकते हैं बिना प्रोडक्शन रोके। अच्छा, दिलचस्प है। इसके अलावा यूपी को बड़े बड़े डेटा सेंटर्स का हब बनाने की बात है। और सर्विसेज में फिनटेक, फाइनेंस प्लस टेक, एडटेक, एजुकेशन प्लस टेक, हेल्थ टेक जैसे नए सेक्टर्स में स्टार्टअप्स और कंपनियों को बढ़ावा देना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या उदाहरण है? स्वास्थ्य में एआई का इस्तेमाल बीमारियों के डायग्नोसिस में हो सकता है, खासकर शुरुआती स्टेज में पता लगाने में। टेलीमेडिसिन के जरिए दूर दराज के इलाकों तक स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सलाह पहुंचाई जा सकती है। हाँ, ये तो बहुत उपयोगी हो सकता है। बायो मैन्युफैक्चरिंग यानी दवाइयाँ, वैक्सीन, बायोसिमिलर्स वगैरह यूपी में ही बनाना। और वेलनेस टूरिज्म को भी बढ़ावा देना, जैसे योगा, आयुर्वेद सेंटर्स वगैरह। ऊर्जा और पर्यावरण के लिए? उसमें रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर है। सोलर पावर, विंड पावर, बिजली के वितरण के लिए स्मार्ट ग्रिड्स बनाना ताकि लॉस कम हो। और उद्योगों में ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाना जिससे संसाधनों का इस्तेमाल कम हो और प्रदूषण भी घटे, रिसोर्स एफिशिएंसी। और लॉजिस्टिक्स, सामान इधर से उधर ले जाने में? उसमें भी स्मार्ट लॉजिस्टिक्स की बात है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रूट ऑप्टिमाइज करना, डिलीवरी टाइम कम करना और भविष्य में शायद ऑटोनमस फ्रेट यानी बिना ड्राइवर वाले ट्रक या डिलीवरी व्हीकल्स भी देखने को मिले। ये सब तो भविष्य की बातें लग रही हैं, लेकिन लक्ष्य 2050 का है, तो शायद ये सब मुमकिन हो। हाँ, लक्ष्य बहुत दूर का है, तो सोच भी वैसी ही रखनी होगी। और ये सब करते हुए वो जो 5वां रास्ता था समावेशी विकास, उस पर भी ध्यान देने की बात है। मतलब ऐसा ना हो कि विकास कुछ हिस्सों या कुछ लोगों तक ही सिमट जाए। बिल्कुल, लेख इस पर भी जोर देते हैं। ये बहुत जरूरी है कि विकास का फायदा सब तक पहुंचे। इसके लिए जो पिछड़े इलाके हैं जैसे पूर्वांचल और बुंदेलखंड, उन पर खास ध्यान देने की जरूरत होगी। वहाँ इंडस्ट्री लगानी होगी, वहाँ के लोगों को स्किल्स देनी होंगी। महिलाओं की भागीदारी का भी जिक्र था। हाँ, महिला श्रम बल भागीदारी, फीमेल इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को बढ़ाने एक अहम लक्ष्य है। 2022-23 में ये करीब 31% थे यूपी में। इसे और बढ़ाने की जरूरत है ताकि महिलाएं भी आर्थिक विकास में बराबर की भागीदार बने। तो मकसद ये है कि तबकी हो, लेकिन वो सस्टेनेबल हो, टिकाऊ हो और इंक्लूसिव हो, सबको साथ लेकर चलने वाली हो। जी, रोड मैप का दावा तो यही है। तो इस पूरी लंबी बातचीत का अगर हम सार निकालें, निचोड़ क्या निकलता है? उत्तर प्रदेश की कहानी क्या कहती है हमें? देखिए, निचोड़ यही है कि पिछले करीब एक दशक में, खासकर 2017 के बाद, उत्तर प्रदेश ने वाकई एक बड़ा और तेज बदलाव देखा है। वो जो पुरानी बीमारू राज्य वाली छवि थी, उससे निकलकर ये आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और इसे विकास के एक नए मॉडल के तौर पर भी देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के शासन में कानून व्यवस्था पर सख्ती और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर जोर, ये दो चीजें बहुत साफ दिखती हैं। ये उनके गवर्नेंस मॉडल के पिलर रहे हैं
और भविष्य? भविष्य के लिए $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है, जो बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी है। और लेखों का मुख्य तर्क यही है कि इस लक्ष्य को पाने का रास्ता आधुनिक टेक्नोलॉजी और उससे भी कहीं ज्यादा अपनी विशाल आबादी को लगातार सिखाने और हुनरमंद बनाने, जीवन पर्यंत शिक्षा से होकर गुजरता है। टेक्नोलॉजी और मानव पूंजी, ये 2 इंजन होंगे भविष्य के। बिल्कुल। तो अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या हो सकती है इस पूरी चर्चा से? एक फाइनल थॉट। हाँ, देखिए, लेख जो तस्वीर पेश करते हैं उसमें एक तरफ उत्तर प्रदेश का तेजी से बदलता हुआ महत्वाकांक्षी चेहरा है, जहां सख्त प्रशासनिक नियंत्रण हैं, बड़े आर्थिक लक्ष्य हैं, भव्य प्रोजेक्ट्स हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ चिंताएं और चुनौतियां भी हैं, जिनका जिक्र लेखों में भी मिलता है, जैसे मानवाधिकारों से जुड़े सवाल, विकास का लाभ सब तक पहुंच रहा है या नहीं, सामाजिक समावेश, और क्या ये तेज विकास पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ है। ये संतुलन वाले मुद्दे हैं। बिल्कुल। तो सोचने वाला सवाल ये है, और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है यूपी के भविष्य के लिए, कि क्या तरक्की का रास्ता सिर्फ बड़े आर्थिक आंकड़ों, ऊंची इमारतों और एक्सप्रेसवे से होकर गुजरेगा, या फिर असली ताकत, असली और स्थायी तरक्की इस बात पर निर्भर करेगी कि उत्तर प्रदेश अपने सबसे बड़े संसाधन, अपने लोगों में, अपनी मानव पूंजी में कितना गहरा, कितना व्यापक और कितना निरंतर निवेश करता है, खासकर उन्हें लगातार सीखने, बदलने और भविष्य के लिए तैयार करने में। शायद यही वो निवेश है जो यूपी को सिर्फ एक आर्थिक शक्ति ही नहीं, बल्कि एक वास्तविक रूप से विकसित, समावेशी और टिकाऊ समाज बना पाएगा। ये एक बड़ा प्रश्न है जिस पर विचार करते रहना होगा। बिल्कुल सही कहा। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।